देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. The results of the Maharashtra and Jharkhand elections as well as the by-polls may give us a good indication of what the future may look like for the constituents of the India bloc going forward. Many would say that what has happened since the end of the Lok Sabha elections is pretty much status quo, which is that the BJP retained Haryana where they had won in 2019 and the NDA alliance remains in power in Maharashtra while the JMM Congress alliance retains Jharkhand. The one major change would be Jammu and Kashmir, where in the first state assembly elections held since the abrogation of Article 370, the National Conference Congress alliance emerged triumphant, giving the demand for the restoration of statehood a fillip. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण. मी एकनाथ जमनुबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव. आज महाराष्ट्र में फिर एक बार दिवाली मनाई जा रही है क्योंकि 5 साल स्थिर सरकार इस महाराष्ट्र को मिलने वाला है और केंद्र में हमारी सरकार और महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार. ऐसा डबल इंजन का सरकार जब होता है तभी प्रगति और विकास बड़ी ताकत से होता है. और देवेंद्र फडणवीस साहब एक विजनरी लीडर है तो उसको स्टडीड है, महाराष्ट्र की समस्या मालूम है. तो गरीबों के कल्याण के लिए और महाराष्ट्र के विकास के लिए आज एक नया पर्व देवेंद्र पर्व शुरू हुआ है. ये मैं बड़े दावे के साथ बताना चाहता हूँ. अभिनंदन देना चाहती हूँ आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को. वो बहुत ही अभ्यासी नेता हैं. मैं 20 साल से जानती हूँ उनका काम करने की पद्धति. और मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को और अजीत पवार जी को, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत अपने जो भी आकांक्षा अपेक्षा है उसके ऊपर रखा है महाराष्ट्र प्रदेश की आकांक्षा अपेक्षा. और जिस ढंग से तीनों काम करेंगे एक विकसित राष्ट्र के लिए, एक विकसित महाराष्ट्र के लिए, मैं मानती हूँ ये एक नया पर्व है पूरे देश में. तो अभिनंदन तीनों को. हमारे साथ अमृता फडणवीस जी है. मैम, देवेंद्र एरा एक बार फिर से शुरू हो गया है. तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि आज देवेंद्र जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है. 6वें बार के अभी वो विधायक है. दिन रात लोक सेवा करना उनका धर्म है.
और उस धर्म की वजह से आज वो जहाँ है वहाँ है, लोगों की सेवा के लिए फिर से तत्पर होने के लिए। आप किस तरीके से नेक्स्ट 5 इयर्स देख रही हैं मैम, किस तरीके चैलेंजिंग होने वाला है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री बनना चाहिए था वो सरकार से पहले ही काफी ज्यादा डिले हो गया है, अनबन पहले से ही दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता कोई अनबन थी, और जिस तरीके से लोग उमड़े आपने देखा, लोगों का प्यार भी बहुत है, साथ में करने के लिए बहुत है। जैसे आपने बोला, चाहे वो किसी भी शहर, मुंबई हो या नागपुर जैसे शहर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, FDIs लाना, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना, योजनाएं और अच्छी अच्छी लाना, चाहे स्त्रियों के लिए हो, किसानों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, तो बहुत कुछ करने को है और मुझे यकीन है वो हर स्तर पे काम करेंगे। मैं पुनः यही बोला था उन्होंने, वो वापस आ गए हैं। आपको लगता है विरोधियों को उन्होंने जवाब दे दिया है? 2.5 साल पहले जो उनके साथ घटना हुई थी 2019 में, उसका जवाब उन्होंने दे दिया। मुझे लगता है मी पुनः येईन जब वो बोलते हैं तो वो हर दूसरे दिन, हर दिन वापस आते हैं लोक सेवा में। तो आज फिर से आए हैं एक अलग रूप से, पर पुनः येईन जो उनका एक स्टेटमेंट है वो हर रोज के लिए है और हर रोज उनको वापस आना है। आखिरी सवाल, आप महिलाओं के लिए हमेशा से वोकल रही हैं, सोशलिस्ट आप काफी बड़े फेम की जानी जाती है। आप एक्सपेक्ट कर रही है कि जो आप कैबिनेट एक्सपेंशन होगा महिलाओं को भी जगह मिलेगी, क्योंकि महिलाओं ने भर भर को वोट दिया है? देखिए, अभी आगे तो आप जानते हैं वुमेन्स बिल है, पर अभी के लिए मैं इतना जानती हूँ, जो भी सक्षम महिला होगी उसको जरूर एक चांस मिलेगी, अवसर मिलेगा। देखिए, 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए, प्रबल बहुमत आया, 2/3 से ज्यादा, और सरकार में चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, इस पे लग गए 11-12 दिन। तो जिस सरकार की इब्तिदा ये हो, शुरुआत ये हो, उसके अंत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे लगता है फिर हो सकता है जो आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कल के चीफ मिनिस्टर बन जाएं। But if one analyzes the results a bit more closely, one would walk away with the impression that things are quite complicated for the India bloc. The most important question is, can the India bloc remain a united front? आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है, उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, 25% सीटें ऐसी है जहां ये गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए मैं फिर से आपको पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को इतना बड़ा देश हम सुपुर्द कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि उनकी थीम थी, है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है। और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। It seemed that it would after the Lok Sabha elections, and particularly in Maharashtra, where the NDA suffered a setback. The India bloc won 30 out of 48 seats, and the Mahayuti alliance comprising the BJP, the Shiv Sena led by Eknath Shinde, and Ajit Pawar's NCP was dealt a shocking blow. The Mahavikas Aghadi, in the first electoral test, following a period of tumult in Maharashtra politics, where the Shiv Sena and the NCP had split into 2 factions each, had surprised many. The results were a serious blow to the then Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, who was not able to deliver the goods for his party that had led the alliance in the state. The BJP had just won 9 out of 28 seats. It was back to the drawing board for the party, which had very limited time to regroup, reorganize and redeem itself in the assembly elections.
In a way, it was the Aghadi's election to lose. They had the momentum after the Lok Sabha polls, but there was a difference of opinion when it came to seat sharing, as the Congress wanted to contest more than the 102 seats it did in the assembly polls. In the case of the NDA, the BJP made it absolutely clear that it will lead the alliance, and it contested 149 seats. तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आपने कई सीट बंटवारे देखे, आपने हर बार सीट बंटवारे में हर पार्टी की तरफ से इस तरह के माइंड गेम्स खेलते हुए देखा होगा। ये सब हमारे बीच में चलता है, लेकिन सब कुछ दुरुस्त है। सीट शेयरिंग बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। What gave the BJP campaign in Maharashtra a lot of impetus was the campaigning of the Prime Minister Mr. Narendra Modi, who with his "Ek hai to safe hai" warning was able to blunt the opposition's narrative. Yes, with statements made by other BJP leaders that included references such as vote jihad or batenge to katenge, and even attempts by the Mahavikas Aghadi to woo regressive elements within the Muslim community, including the likes of Hazrat Nomani of the All India Muslim Personal Law Board, the election was not without its polarizing features. महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो एक है तो एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है? हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहां लीडर्स निकल के आ रहे हैं
और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है ये लोकतांत्रिक नहीं है। What also helped the NDA was the expansive reach of the Ladki Bahin Yojana, which provides rupees 1,500 a month to women residents of Maharashtra between the ages of 21 to 65 and whose family income is less than rupees 1.5 lakh. Maharashtra would go on to record its highest voter turnout since 1995 for an assembly poll, and the results were staggering. The three constituents of the Mahayuti would win 230 out of 288 seats, with the BJP winning 132 out of 149, which is a strike rate of almost 89%. The strike rate of the Congress was a mere 16%. For the Sharad Pawar NCP, it was 11.6%, and for the Uddhav Sena, it was 21%. For the Eknath Shinde-led Shiv Sena, it was 70%, while for the Ajit Pawar NCP, it was 69.4%. In 75 direct fights with the BJP, the Congress led on just 10. So it can be safely said that for all the aggressive campaigning by Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge and others in Maharashtra, the party was unable to lead the alliance successfully. In Jharkhand as well as the by-polls, there would be some signs of worry for the India bloc. Jharkhand was an impressive result for the India bloc because Hemant Soren and his JMM Congress alliance was able to overcome anti-incumbency in a state where the recent trend has been of governments alternating every 5 years. राज्य की मतदाता को इस राज्य के आधी आबादी को नौजवानों को महिलाओं को पुरुषों को किसानों को मजदूरों को सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का किया है इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। In fact, the Jharkhand Mukti Morcha won 34 out of 43 seats, which is a strike rate of more than 79%. The Congress, its ally, won 16 out of 30 seats, which is a little over 50% in terms of strike rate. The RJD and the CPI-ML, part of the India bloc in the state, further helped the alliance gain a comfortable majority. The JMM swept the tribal regions and also its heavy dose of welfareism had many takers among the electorate. But the Congress will be worried here as well because its strike rate, even as a junior partner, was not the best. Even in Jammu and Kashmir, where it was part of the winning alliance, it won just 6 out of 39 seats, just 16% of the overall seats it contested. In contrast, the National Conference won 42 out of 56. In the by-polls held in Uttar Pradesh, the NDA won 7 out of 9 seats, the BJP alone winning 6. This was a big setback for the Samajwadi Party, which contested each of those 9 seats after the Congress had either been asked to step aside or it did so voluntarily. आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने
7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। In Haryana, in the assembly elections held earlier in the year, there was criticism from within the India bloc about not just infighting within the Congress ranks, but also over whether it was a mistake to not ally with the Aam Aadmi Party. And now in the upcoming elections in Delhi for the Legislative Assembly, the Aam Aadmi Party will be striking out on its own, having dominated the previous 2 state elections. मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। जयराम रमेश का अपना काम है और वो शुरू से ही अपने काम में लगे हुए हैं। आपको जलेबी खिलाएंगे सर। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। Even in the ongoing winter session of Parliament, India bloc allies like the TMC are not seeing eye to eye with the Congress on the latter's strategy to stall proceedings over the Adani issue. Even in Uttar Pradesh currently, there appears to be a game of one-upmanship between Samajwadi Party and the Congress over the unstable situation that prevails there. The big questions are, is the Congress really a reliable ally? Will the debacle in Maharashtra and the Congress's own below-par performance in Jammu and Kashmir, Haryana and Jharkhand prompt regional allies in several states to reconsider any alliances with the Congress? Simply put, is the Congress proving a liability for the India bloc, or does it remain a reliable glue around which regional and smaller parties can rally around? The Congress clearly has its task cut out.